हेलो व्यूअर्स, फिर आज आपके सामने में फिर आपके लिए परोसा जा रहा है नया टॉपिक जिसका नाम होगा करंट डेंसिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बच्चों, ये करंट डेंसिटी एक नया चीज आ गया। करंट डेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये थोड़ी सी अद्भुत बात है कि करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं या टेंसर कहते हैं। तो अब ये टेंसर या स्केलर क्वांटिटी के हट के अब करंट के साथ एक और नाम जुड़ गया, करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे यहाँ एरो लगाया गया है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट, असर, प्रभाव किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में पड़ता है वो किस तरह है, वो भी देखेंगे हम लोग। ये जो दो छोटी छोटी चीज कंसेप्चुअल है, इसको हम लोग आज की इस वीडियोस में देखने वाले हैं। बेहतर है आपके पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप साथ में मेरे नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपने बच्चों मेरे सारे वीडियोस को राइट फ्रॉम स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल शुरू से इलेक्ट्रिक चार्ज से सारे वीडियोस को आपने देखा है तो आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होगा और आपको किसी भी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन कि आपको ऑफलाइन क्लास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मटेरियल एनफ है आपके 12th एग्ज़ाम के लिए और आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्लियरिटीज़ के साथ समझने के लिए एनफ है। तो आप ज़रूर करो। तो लेट्स स्टार्ट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों। करंट डेंसिटी किसकी बात करेंगे हम लोग बच्चों? करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये करंट डेंसिटी क्या है बच्चों? हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब करंट किसी डायरेक्शन में फ्लो करता है तो उसका तो एक डायरेक्शन होता है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को देखते हुए बताया था कि उनका वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जिस तरह से मैं बताया था कि अगर कोई सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इधर से करंट आ रहा है हमारा 4 एम्पियर और इधर से करंट गया हमारा सपोज 3 एम्पियर, तो ये दोनों के बीच अगर 90 का एंगल है तो हमने कहा था कि जब भी दो वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसके एंगल को मेज़र करते हैं। यानी इन सारे प्रोसेस के लिए एंगल बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर ये दो वेक्टर क्वांटिटी होता, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर क्वांटिटी होता, तो इनका जो रिजल्टेंट एडिशन की बात अगर हम करेंगे तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट एडिशन या रिजल्टेंट करंट की बात करेंगे वो अंडर रूट होता है स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट यानी 16 प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट 9 प्लस ट्वाइस ऑफ 4 इंटू 3 एंड कोसाइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री। ये हमारा वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते ये हमारा वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? ये 16 हो गया और 9 ये हो गया 25 एंड प्लस ये cos 90 0 होता है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारा 5 हो जा रहा है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू इधर की तरफ अगर हमको 5 एम्पियर मिलता तो हम लोग कहते कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों होता है। बट होता ये है बच्चों कि 4 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट जब यहाँ आके मिलता है जंक्शन में तो हम लोग आगे चल के किरचॉफ्स लॉ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर के 7 एम्पियर हो जाता है। यानी जिसको हम लोग कहते हैं ये अलजेब्रिक एडिशन, डायरेक्ट हमने 4 और 3 को ऐड करा, ये हो गया 7। तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एडिशन को ओबे करता है, वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है। इसलिए इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है।
लेकिन अगर हम करंट के साथ एक डेंसिटी वर्ड इस्तेमाल करें और ये बोलें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा सा ये अद्भुत लगता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को जाने कि कोई हमारे पास कोई एक सेक्शन है, मान लो किसी कंडक्टर का एक सेक्शन ले लिया हमने, किसी कंडक्टर का हमने क्या ले लिया, एक सेक्शन काट लिया हमने। दिस इज अ सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ये सेक्शन है और इस सेक्शन को हमने मान लिया कि ये इस सेक्शन से हमारा करंट फ्लो करता है, इस पार से उस पार की तरफ करंट बह के निकल जाता है। तो ये करंट ऐसे आया और ये ऐसे निकला, ऐसे आया और ऐसे निकला, ये हुआ हमारा करंट। और मान लिया टोटल करंट हमारा आई फ्लो किया। कितना करंट फ्लो किया? आई। और जिस एरिया से वो निकल रहा है उस एरिया को हमने ले लिया ए। उस एरिया को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। अब यहाँ पे करंट जब फ्लो करता है इस एरिया से, और उस एरिया को हमने यूनिट एरिया मानते हुए हमने उसके साथ वेक्टर की बात करा। हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर बच्चों एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर भी कहते हैं। जब एरिया वेक्टर कहते हैं तो हम लोग उसके लिए एक डायरेक्शन चूज करते हैं। जब भी कोई एरिया को अगर हम वेक्टर बोलना चाहते हैं, बोलते ये एरिया किसी का है और इस एरिया का वैल्यू ए है या एस है और इसको वेक्टर एरिया बोलना है, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आउटवर्ड की तरफ लेते हैं इस तरह से। तो इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो हम लोग इसको वेक्टर एरिया कहते हैं या एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये हमारा एरिया है और इस एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर अगर मान लें तो इस एरिया वेक्टर से होते हुए जो करंट फ्लो करता है, तो यहाँ इसका डेफिनेशन हम लोग इससे देंगे करंट फ्लोइंग। ये कलर आपको शायद विजिबल नहीं है ज़्यादा, तो मैं चेंज कर देता हूँ। ये कलर है बच्चों, ज़्यादा अच्छा रहेगा। करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर थ्रो यूनिट एरिया of cross section is called current density, current density। हिंदी में किसी यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। चाहो तो बच्चों इसको आप लिख सकते हो, लिख लो आराम से। तो ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी। अब यहाँ पे एरिया को हम लोगों ने वेक्टर एरिया कंसीडर करने की कोशिश करा, तो हमने इस एरिया पर एक यूनिट वेक्टर एन कैप डाल दिया। एन कैप, इस एरिया को अगर हम एन कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब हम लोग करंट डेंसिटी का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बोलेंगे कि जो करंट डेंसिटी है ये बराबर हो गया हमारा करंट पासिंग परपेंडिकुलरली नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने इसको वेक्टर एरिया से डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर हम यूं बोलेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जे डॉट ए, यानी करंट क्या है। तो करंट को अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ
करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग करंट कह सकते हैं। चलो अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत छोटा सा वर्ड है, कभी कभार ये आ जाता है तो जान लेना बेहतर है। तो यूनिट या इसको एसआई यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो करंट का तो एम्पियर हो जाता है और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ऊपर कर लेंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट, ठीक है। और उसके बाद अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालने की बात करा जाए तो बहुत सिंपल है। इसका डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करो बच्चों तो डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल है, आराम से आप निकाल सकते हो। करंट का डायमेंशनल सिंबल तो आई है या ए है, और एरिया का हो जाता है मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर यानी L पावर 2। तो ये हो जाएगा, इसके वैल्यू को अगर हम डायमेंशनल फार्मूला में रखते हैं तो ये हो जाएगा m0 L पावर -2 T0 एंड I। ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो करंट डेंसिटी का एक छोटा सा हल्का सा डेफिनेशन है, उसका एक एक्सप्रेशन है डेफिनेशन के हिसाब से एसआई यूनिट, और उसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब आते हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बच्चों कंडक्टर पर टेम्परेचर का असर क्या पड़ता है, बहुत मैटर करता है। हम लोगों ने जब रेजिस्टेंस की बात करा था तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस की बात करा था, रेजिस्टेंस होता है, तो हमने कहा था कि रेजिस्टेंस कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें हमने कहा था उसका डायमेंशन में उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता है। उसके बाद कहा था कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, यानी वो जो हमारा कंडक्टर है किस धातु का, किस मेटल का, किस मटेरियल का बना है, उसके हिसाब से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, वो वेरी करता है, तो इसलिए उस पर भी डिपेंड करता है। और उसके बाद हमने नाम दिया था टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने डिक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है। तो हम लोग उस पर आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कभी कभार इससे क्वेश्चन भी बनता है तो थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, जब टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का राइज करता है, बढ़ जाता है, जब टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ेगा, तब क्या हाल होगा, थोड़ा इसका विजुअली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और हमने इसको क्या करा है कि हमने आउटर सर्किट एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो एक फोर्स काम करता है इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल उसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लैटिस से निकल करके बाहर की तरफ भागना चाहता है तो उस एटम के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसको कैटायन कहते हैं। इसी तरह से हर जगह चूंकि एटम का जाल बिछा रहता है, अगर यहाँ पे कोई एटम है और उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करा है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी पूरे कंडक्टर के लैटिस में कैटायंस का भरमार होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने पैरेंट एटम छोड़ के भागना चाहता है तो रास्ते में कोई ना कोई उसको कहीं ना कहीं उसको कैटायन से फेस करना होगा, कैटायन से उसका टक्कर होगा, कैटायन से वो टकराता है। और जब वो कैटायन से टकराता है तो नॉर्मली वो कुछ देर के लिए रुक जाता है लिटरली, और फिर दोबारा फिर चूंकि फोर्स लगातार काम कर रहा है तो फिर वो उसके स्पीड को फिर वो स्टार्ट करता है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए कहो कि चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, इस तरह से वो जो है अपना आगे की तरफ बढ़ता है। तो कहा जाता है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तब क्या होगा। तो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो होगा क्या, मान लो यहाँ रास्ते में कोई हमारा कैटायन है, यहाँ कैटायन है और ये कैटायन का बड़का श्रृंखला जाल है, पूरे इसमें फैला हुआ है, पूरा कैटायन सब है, लैटिस में होता है। आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कैटायंस के बारे में। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर से कहीं से आ रहा है, अब वो आ रहा है तो अपने ठोकर के बाद रास्ता बदलेगा, फिर ठोकर लगा, फिर बदलेगा, इस तरह से जिग-जैग करते हुए इलेक्ट्रॉन अपना सफ़र तय करेगा और इस छोर की तरफ वो धीरे धीरे आना चाहेगा।
अब सवाल है कि टेम्परेचर से इसको क्या रिलेशन है। ऑब्वियसली जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो हमारे सॉलिड कंडक्टर के लैटिस में एक एक एटम जो अपने कैटायंस बन करके खड़ा है, जो फिक्स है, खिसकता नहीं है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका जो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। यानी हर लैटिस में जो हमारा मेटल का एटम होता है और वो आयन के शक्ल में रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो जो कैटायंस है वो अपनी जगह में रह करके डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता है। तो सभी दिशाओं में ये हमारा कैटायंस ऊपर नीचे दाएं बाएं वो अपनी जगह से हिल डोल करते रहता है, वाइब्रेशन करते रहता है। अब अगर ये सारे अगर वाइब्रेशन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो स्मूथली अपने जगह बनाते हुए निकल रहा था तो इसको बार बार ठोकर लगेगा, और जब ये बार बार ठोकर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन बार बार क्या करेगा, अपनी स्पीड को जीरो करेगा, फिर स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से कॉलिजन्स बढ़ जाता है। अगर हमने टेम्परेचर राइज कर दिया तो कॉलिजन्स जो है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कॉलिजन है किसके साथ, कैटायंस के साथ जो उसका कॉलिजन है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इंक्रीज कर जाएगा, कॉलिजन्स अगर इंक्रीज कर जाता है बच्चों, तो कॉलिजन का मतलब है बाधा यानी रेजिस्ट। इसका मतलब है इससे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बोलते हैं कंसीक्वेंटली रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कैटायंस अपने लेटिस साइट में रहते हुए भी खिसकता नहीं है, लेकिन वो आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ वो वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करने से इलेक्ट्रॉन जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसको रुकावट होगी, बार बार उसकी ठोकर लगेगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्यों, चलो लिख लिया होगा तो हम लोग इसको करते हैं यहां से खत्म। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिश्ता कैसा है। मान लिया कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में उसका रेजिस्टेंस कुछ है। लेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 ये R1 है। हमने मान लिया कि कोई कंडक्टर है और उसका रेजिस्टेंस जो है T1 टेम्परेचर पे R1 है। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर हमने चेंज करा और T2 कर दिया और इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया। और हमने कहा कि बाद जो टेम्परेचर है T2 ये हमारा T1 से ज़्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बात होगी, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कितना कर गया, तो बोलेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर में कितना इंक्रीज कर गया, तो T2 माइनस T1 टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और अभी हमने कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ड्यू टू नंबर ऑफ कॉलिजन्स हमारा बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में भी बच्चों इंक्रीज कर जाएगा और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये इस तथ्य में, इस एविडेंस के साथ इस कंक्लूजन में पहुंचा कि अगर हम किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी यूँ कहो कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है
तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये पाया गया कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो कहा जाता है कि इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, शुरू में इनिशियल उसका क्या रेजिस्टेंस रहा है, स्टार्ट में उसका रेजिस्टेंस क्या रहा है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। इनिशियल रेजिस्टेंस, शुरू में उसका रेजिस्टेंस क्या था उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो चीज़ों पे हमारा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को हमने कहा कि R2 माइनस R1 होता है, ये प्रोपोर्शनल हो गया। इनिशियल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग R1 कहते हैं उस पर डिपेंड है। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर का, यानी T2 माइनस T1 कह सकते हैं, T2 माइनस T1। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे बच्चों, ये R2 माइनस R1 ये प्रोपोर्शनल हो गया R1 T2 माइनस T1। और अगर फर्दर इसको हम लोग इक्वल करना चाहें R2 माइनस R1 को, तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया R1 T2 माइनस T1। अब यहाँ से R2 हमारा रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज कर गया वो निकालना चाहे तो R1 को इधर कर लो अल्फा R1 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको R1 कॉमन आउट कर लो, 1 प्लस अल्फा और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये R2 यानी टेम्परेचर के बढ़ जाने से हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस जो R2 इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है कैलकुलेशन के दौरान, अल्फ़ा लिया था। तो इस अल्फ़ा के बारे में कहा जाता है ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हमारा इनफैक्ट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो है, ये इनफैक्ट ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी है। इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नोन एज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका नाम है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। अब ये अल्फ़ा का वैल्यू, कभी कभी अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला, उसका यूनिट, उसका डेफिनेशन वगैरह पूछ देता है, तो हम लोग इसको NB में देख लेते हैं। NB में देख लेते हैं, ये सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं NB में। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा के बारे में, उसका वैल्यू, उसका डायमेंशनल फार्मूला जानने के लिए हम लोग इस इक्वेशन से यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलते हैं फ्रॉम 1, एक नाम दे दिया फ्रॉम 1 अगर बोलेंगे अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 और T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू हमारा हुआ अल्फ़ा का। अब इस वैल्यू को देखने के बाद बच्चों आप अल्फ़ा का यानी टेम्परेचर कॉफिशिएंट का डेफिनेशन बता सकते हो। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी अल्फ़ा या टेम्परेचर कॉफिशिएंट न्यूमेरिकली वो क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के इक्वल है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस के इक्वल है, पर जिससे डिवाइड होगा उसको पर यूनिट बोलते हैं। पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो यहाँ लिखेंगे हेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू राइज, या इसको इंक्रीज बोल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन
रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस एंड पर यूनिट rise in temperature, per unit rise in temperature। ये हो गया अल्फा या टेम्परेचर कोफिशिएंट का डेफिनेशन। और उसके बाद कभी कभी इसके यूनिट के बारे में पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है। तो वेरी सिंपल, इसका यूनिट को निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिट की अगर बात करेंगे या ऐसा यूनिट की बात, जनरली हम लोग यूनिट बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कभी केल्विन लेते हैं, कभी हम लोग सेल्सियस लेते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सिंपली यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट के लिए अल्फा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 हो जाएगा R1 T2 माइनस T1। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का जो भी है डिफरेंस एडिशन कुछ भी है, रेजिस्टेंस क्वांटिटी, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। इसको सिंबल में हम लोग सिग्मा लिखते हैं। यहाँ भी रेजिस्टेंस की बात है तो यहाँ भी ओम हो जाएगा। और ये टेम्परेचर है उसको हम लोग केल्विन में लेते हैं जनरली। तो इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका यूनिट जो है केल्विन इन्वर्स है, या अगर आप लोग डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस इन्वर्स हो गया। तो ये हो गया हमारा अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट्स का यूनिट और उसका डेफिनेशन। और ये हमारा जो टेम्परेचर के साथ हीट किस तरह से अपना रोल अदा करता है, किस तरह से हीट टेम्परेचर के बढ़ने से हीट किस तरह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो कहता है कि जब ये टेम्परेचर इस तरह से रोल करता है तो देखो ये टेम्परेचर और हीट में एक थोड़ा सा एक छोटी सी बात है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये बॉडी है हमारा, ये कंडक्टर है, बॉडी है, इसमें हमारा मान लेते हैं 100 जूल हमारा हीट है। अब ये हीट का मामला टेम्परेचर के साथ कैसा है? अगर 100 जूल अगर हीट यहाँ पे हमारा पैदा होता है तो यहाँ हम टेम्परेचर का मेजरमेंट की बात जब करते हैं तो अगर इस बॉडी के अंदर हीट को धीरे धीरे उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर का रीडिंग भी राइज करेगा। अब सवाल है कि टेम्परेचर जो है वो एक तरह से किसी बॉडी के हीटिंग कंडीशंस का एक मेजरमेंट करता है, यानी कि उस बॉडी के अंदर हीट का मामला कितना है, हीटिंग कंडीशंस के लेवल को बताता है। वो टेम्परेचर किसी बॉडी के हीट के क्वांटिटी को नहीं बताता है, वो उसके लेवल को बताने का काम करता है कि पर्टिकुलर बॉडी में अगर ये टेम्परेचर है तो हीट का लेवल यहाँ पे क्या है। जिस तरह से किसी बॉडी में अगर हम पानी भरते हैं तो पानी का एक क्वांटिटी होता है और उस पॉट में पानी का जो लेवल राइज करता है वो राइज ऑफ जो लेवल है वाटर का उसी किसी पॉट में, तो ये लेवल को हम लोग टेम्परेचर से डिनोट, और उसमें जो हम पानी डाल रहे हैं उस बॉडी को उस पॉट के अंदर पानी को डाल के उसके लेवल को अगर हम राइज करते हैं तो ये जो हमारा पानी है वो हीट के तरह से उसको हम लोग तुलना करते हैं। तो अगर किसी बॉडी में हमारा किसी कंडक्टर में हमारा अगर टेम्परेचर राइज करता है तो बच्चों यहाँ एक चीज़ ये जानना है कि हीट और टेम्परेचर की जब बात आ गई तो जैसे बार बार हमारा इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ बढ़ता है किसी ना किसी कैटायन से वो ठोकर लगता है, किसी ना किसी कैटायन से ठोकर लगता है और रास्ता चेंज करता है, फिर वो किसी कैटायन से ठोकर लगा, फिर वो रास्ता बदल करके, तो जब बार बार ठोकर लगता है तो उनका काइनेटिक एनर्जी बार बार लूज होता है या ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है किसी भी स्पीड से तो उसके अंदर बच्चों काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। अब ये काइनेटिक एनर्जी मान लो आगे गया और टकराया, टकराने के बाद मोमेंटरीली कुछ क्षण के लिए उसका वेलोसिटी या स्पीड 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो हम ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब है कि उनका जो काइनेटिक एनर्जी था वो किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली बार बार जब लेटिस में
कैटायंस को ठोकर मारेगा तो वो लैटिस गर्म हो जाता है, यानी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही हीट का मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इसी हीट का मेजरमेंट को टेम्परेचर कहते हैं। जितना बार बार वो कोलाइड करेगा उतना हीट जनरेट करेगा, यानी उतना ही हीट के लेवल बढ़ेगा, यानी उसके लेवल को मापने वाला जो हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वो टेम्परेचर है। इसी वजह से कंडक्टर का टेम्परेचर राइज करेगा। या यूँ कहो कि अगर टेम्परेचर अगर हम राइज कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कुछ उस रेशियो में नहीं हो पाएगा, उसको एक तरह से बाधित करेगा, उस तरह से उसके रास्ते में रुकावट डालेगा। तो टेम्परेचर, हीट और हमारा यहाँ कंडक्शन ऑफ करंट, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। आज बच्चों बहुत छोटा सा टॉपिक था मेरा, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, और आज हमें स्पेशली करंट डेंसिटी बताना था। और हीट जो है, यानी हीट अगर बढ़ता है टेम्परेचर राइज करेगा, और टेम्परेचर राइज करता है तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस भी राइज करेगा। इतना ही पे हम लोग को आज जानना था बच्चों। आप इसी तरह से आप इन सारे क्लासेस को देख रहे हो तो साथ साथ आप मेरे ख्याल से मैं तो ये कहूँगा कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, आराम से आप नोट्स बना सकते हो। उसको पॉज करके, अगर मेरा क्लास आगे बढ़ रहा है तो उसको पॉज करके आप नोट्स में लिख सकते हो। और बहुत ज़्यादा लेंथी नोट्स मेरा नहीं होता है, बहुत टू द पॉइंट होता है। और स्पेशली मैं उसी चीज़ को नॉकआउट करता हूँ जो मेरे सिलेबस को कवर करे, यानी 12th को कवर करे, और 12th के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आपको आराम से लिख सको। तो बहुत ज़्यादा नोट्स लेंथी नहीं होता है, टू द पॉइंट, शॉर्ट, और बिल्कुल के कंसेप्चुअल होता है। यानी कंसेप्ट इतना भी शॉर्ट नहीं करना है कि कॉन्सेप्ट को गायब कर देना। कंसेप्ट गायब नहीं होगा, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ जो उसमें नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ उसमें अवेलेबल होगा। आप उसको बनाओ, इस तरह से मेरे साथ रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोमिसिंग करियर। ये दुआ है मेरी, आप इस तरह से मेहनत करो, इसका फल आपको ज़रूर मिले।